हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैटिक जीके पार्ट 2 में। आज पॉलिटी के सेक्शन हम कवर करेंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, और इनमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए मिलकर के स्टार्ट करते हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, सारे भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन खालिस्तान से संबंधित है। राज्य सरकार, संघ सरकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, इनमें से कौन सा है? आर्टिकल 31B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। अब देखो, आप जब अनुच्छेद देखेंगे तो एक बार हम संविधान का ये याद करेंगे कि 1 से 4 अनुच्छेद है संघ और उसके राज्य क्षेत्र संबंधी, 5 से 11 तक है नागरिकता। अब 5 से 11 अनुच्छेद तक, आर्टिकल तक ये है कि नागरिक, मतलब 1 से 4 तक तो ये कि कौन भारत का संघ कहाँ तक होगा, विस्तार कहाँ होगा, कितने राज्य कितने स्टेट होंगे। फिर उसके बाद आता है कि अगर भारत होगा तो भारत के नागरिक कौन होंगे, 5 से 11। अब जब नागरिक होंगे तो उनके मूल अधिकार क्या हैं, ठीक है, उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो क्या होंगे, वो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, सॉरी 35 सही, ठीक है। अब जब अधिकार होंगे, ठीक है, तो उनके साथ कुछ कर्तव्य भी होंगे। अब 36 से और 51 तक आते हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद आते हैं 51 कै में या 51 ए में मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इनमें ही हम करते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मिले हुए हैं, और न केवल ये भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएस। क्या होते हैं? राज्य के भी कर्तव्य होते हैं कि वो अपने नागरिकों के लिए पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हैं उनके लिए या और सर्विस वगैरह प्रोवाइड करें, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित, ठीक है, और लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं वो करेंगे स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ये स्टेट के कर्तव्य हैं। हाँ, अगर कोई स्टेट नहीं कर रहा है तो उनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, इनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकारों में इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर मूल अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, किसी व्यक्ति या समूह के मूल अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, यानी कि वो मूल अधिकार प्रतिबंधित किए जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। जैसे सड़क बनाना, ये स्टेट का कर्तव्य है, लेकिन कोई एक स्टेट में कोई पर्टिकुलर जगह सड़क नहीं बन रही है, ठीक है, या कहीं पे चुनाव नहीं करवाए गए हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाकर के कि ये नहीं हुआ है, ये स्टेट का काम था, इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब जब स्टेट के कर्तव्य होंगे, अब ये बात है कि जहाँ अधिकार हैं वहाँ उपचार है, और जहाँ अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी है। तो जो आम आदमी है उनके कर्तव्य भी हैं अधिकारों के साथ में, तो ये है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चन देखते हैं। 31B है, तो 31B किन से संबंधित होगा? ये होगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में लिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से किसके एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल दे रखा है कि राष्ट्रपति से संबंधित। तो आप देखो 53 से लेकर के और
72 तक प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। जैसे 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है किसी का। उसके बाद आते हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, 75 अनुच्छेद जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री से, और 74 जो होता है वो होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 74(1) में मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है ये। नेक्स्ट, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का स्पीकर, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन का सदस्य। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक ये ट्रिक है, संसद सरल। ठीक है, संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है 79। ठीक है, 79 संसद, से संसद हो गया, फिर है रे से राज्यसभा, और फिर है लोकसभा। ठीक है, 79 हो गया, फिर हो गया 80, और फिर हो गया 81। ये अनुच्छेद हैं तीनों, 79, 80 और 81। 79 संसद से संबंधित, 80 राज्यसभा से, और 81 लोकसभा से संबंधित। अब संसद के ये तीनों अंग हो गए। इनके साथ साथ संसद के ये जो अनुच्छेद थे ये तीनों बता दिए। एक होता है राष्ट्रपति संसद के अंग, दूसरा होगा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों अलग अलग अंग हैं संसद के। कोई भी विधेयक है लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित होगा, और फिर दोनों तरफ से विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब अपने परमिशन दे देगा, अलाउ कर देगा, तो क्या होगा, वो कानून बन जाएगा। अब क्या है, लोकसभा में जो सांसद होते हैं उन सभी की लोकसभा के सदन की कार्यवाही के लिए प्रथम बैठक में लोकसभा अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। ठीक है, स्पीकर को। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए हर 5 वर्ष बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, जिसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति के अलावा एक उपसभापति भी चुना जाता है। ठीक है, वो किन के द्वारा, केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एक उपसभापति का चयन किया जाता है। जब उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति भी ना हो और उपसभापति भी ना हो, तब क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन का जो सदस्य होता है वो उनकी अध्यक्षता करता है। लेकिन हाँ, अगर मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, दोनों के बीच में किसी मुद्दे पे मतभेद हो जाए, जैसे कोई बिल है वो लटका पड़ा है, लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा में नहीं किया, राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा में नहीं हुआ, कोई एक विशेष, इनके लिए भी एक विशेष बिल होते हैं जिनके लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा दोनों की, लेकिन उनकी अध्यक्षता जो हमेशा करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से में सम्मिलित है क्या, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी, असम। तो देखो, असम तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये अलग हैं, और टोटल भारत में जो हाई कोर्ट है वर्तमान में वो है 24। ठीक है, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद को खालिस्तान द्वारा पारित नो कन्फ्यूजन के वोट से पद से हटाया जा सकता है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव जिसे कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, संसद के दोनों सदनों, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वो केवल और केवल लोकसभा में पारित होता है। हाँ, अगर राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, और विधान परिषद जो होती है वो जस्ट लाइक राज्यसभा होती है, वो कभी भी भंग नहीं होती है, जबकि विधानसभा और लोकसभा हर 5 वर्ष बाद भंग हो सकती है। तो क्या होता है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, अगर मान लो मंत्रिपरिषद है,
कोई भी मंत्री परिषद है, अगर उनमें से किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है, और वो सारे के सारे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है, हाँ, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पहले उसका त्यागपत्र दे दिया जाता है तो उनको भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद घटकों का कौन सा एवं सही है? देखो, 235 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 233 आदेश न्यायालयों पर नियंत्रण। अब ऑप्शन 1 न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन 2 केवल 1, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, और फोर्थ केवल 2। तो इनमें से कौन सा आएगा? देखो, इनमें से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो है ना वो आएगा अनुच्छेद 1। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। देखो क्या होता है, भारत में जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका वो ली गई है भाई यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका भी अच्छी है, लोगों के मूल अधिकार हैं वो भी ठीक है। वर्ल्ड में अगर कोई सबसे शक्तिशाली जो पद होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति भी का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो न्यायपालिका भारत में ऐसे है स्ट्रक्चर, ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, फिर होगा हाई कोर्ट, और फिर होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद होंगे अदर न्यायालय, लोकल, सब डिवीजन कोर्ट जिसको बोलते हैं, सब डिवीजन कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 214 में प्रावधान है किनका? हाई कोर्ट का। ठीक है, तो अब 235 से संबंधित जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है वो है अनुच्छेद 235 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया था। फर्स्ट है 1992, सेकेंड 1985, थर्ड 1993, फोर्थ 1983। देखो, ऑप्शन आएगा इसमें फोर्थ 1983। क्या हुआ था 1983 में, जब से भारत स्वतंत्र हुआ था, पंजाब में एक समुदाय था अलग से जो खालिस्तान की मांग कर रहा था। वे सक्रिय होते हैं और 1983 में वो स्वर्ण मंदिर में जो अंदर हैं वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों को वो दिया था। 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा आर्मी को भेजा गया और ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा उनको खालिस्तान को ख़त्म किया गया था। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी जाती है। वहाँ के एक मुख्यमंत्री थे बेन सिंह, उनको भी मारा गया था। ठीक है, तो सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1983 में। इस समय भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था। 1984 में नेक्स्ट ईयर इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और 1984 में भारत में पहली मेट्रो चली थी कलकत्ता में। ठीक है, डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बीच में। नेक्स्ट, भारत में अस्पृश्यता रही है, समाप्त कर दिया गया लेकिन दंडनीय नहीं बनाया गया। समाप्त, निषिद्ध और दंडनीय बनाया गया, निषिद्ध लेकिन दंडनीय नहीं बनाया गया। और उन्मूलन, तो देखो भारत में जो अस्पृश्यता है वो अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध है। ठीक है, और न केवल इसके तहत इसको समाप्त किया गया है बल्कि इसको दंडनीय भी बनाया गया है। ठीक है, प्रोहिबिशन भी है और ये पनिशेबल भी है। ठीक, तो ये जैसे मूल अधिकार है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत अस्पृश्यता का। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 19, इसमें बहुत सारी सीरीज हैं, जैसे 19A या 19(1), इसका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसके लिए ये बहुत सारे नेता लोग जाने जाते हैं। ऐसे ही ये जो बेतुकी बयानबाजी करते हैं, जब कुछ किया जाता है इनके खिलाफ तो कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, या पत्रकार लोग जो भी हैं। ठीक है, 19(2) में है असेंबली, यानी कि सभा बनाने का अधिकार, सभा को संबोधित करने का अधिकार, ये है।
ये मूल अधिकार में। अनुच्छेद 20 ये है प्रिवेंशन डिटेंशन। अनुच्छेद 21 और 20 दोनों एक साथ हैं। इनका मतलब है 21 में एक जो मोस्ट पॉपुलर अनुच्छेद है ये, कि व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्ति की जो बॉडी की स्वतंत्रता है वो 20 और 21 से रिलेटेड है, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जब अनुच्छेद 352 होता है, 356 लागू होता है या 360 लागू होता है, तो कौन सा मूल अधिकार है जो निलंबित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा खत्म नहीं किया जाता, वो है 21, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को एक नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 45। अब ये क्वेश्चन देखो, कौन सा अनुच्छेद संसद को एक नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, नए राज्य को, किसी नए राज्य को, तो वो करता है अनुच्छेद 40, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो मैंने बताया था 214 से शुरू होता है, हाई कोर्ट, ठीक है, हर राज्य में एक होगा, या एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक भी हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये होगा भाई 219, ठीक है। पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव के संबंध में प्रावधान कौन करता है? जिला कलेक्टर, राज्य का विधानमंडल, नियंत्रक एवं पटवारी, संबंधित जिले का वित्त आयोग। तो ये पंचायतों से रिलेटेड बात है। तो देखो, जिला कलेक्टर तो कर नहीं सकता, नियंत्रक एवं पटवारी भी नहीं कर सकता, ये पूरा पंचायती राज का एक एक्ट है अलग से, ठीक है। नए संबंधित जिले का वित्त आयोग, तो ये करता है राज्य का विधानमंडल, यही कानून बनाता है। जैसे प्रीवियस सालों में क्या हुआ, हरियाणा में भी 2015 में अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज एक्ट में, ठीक है। पहले बिहार में किया गया था कि बिहार में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण, 50% रिजर्वेशन अगर देने वाला कोई पहला स्टेट है तो वो बिहार है महिलाओं को, ठीक है। तो पंचायती राज जो एक्ट है पूरा का पूरा, उनका राज्य विधानमंडल का या राज्य की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। या पंचायती चुनाव, पंचायत के जो चुनाव का जिम्मा होता है वो भी होता है राज्य चुनाव आयोग का होता है, ठीक है। जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। और किसके सुपरविजन में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति और महिलाएं। तो देखो, SC और ST और वोमेन, ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड है। जैसे SC ST को आरक्षण है, रिजर्वेशन है, और महिलाओं को 50% है ही, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की शक्ति नहीं है? अब लोकसभा की शक्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? कई मामले हैं, जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अनुच्छेद 110 है, वो केवल लोकसभा की शक्ति है। क्या? धन विधेयक केवल और केवल कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में। फिर अनुच्छेद 249, अगर राज्य सूची का कोई विषय है उसके ऊपर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगी? राज्यसभा। ये 259 राज्यसभा का अधिकार है। फिर है एक अनुच्छेद 312, अनुच्छेद आर्टिकल 312, ये है कि सिविल सेवाओं से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित जो कानून है वो केवल और केवल जो बिल लाया जाएगा वो राज्यसभा में लाया जाएगा। इन दो के ऊपर राज्यसभा को पावर है। पहला अनुच्छेद 249 राज्य सूची के कोई विषय पर कानून बनाना हो, दूसरा 312 जब सिविल सर्विसेज से संबंधित या अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कानून बनाना हो, ठीक है। इनमें दो में राज्यसभा को विटो है, लेकिन अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल है उनके ऊपर लोकसभा को। अब देखते हैं इनमें क्या है।
ये कह रहे हैं कि लोकसभा की शक्ति नहीं है। संघ और समवर्ती सूचियों में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। अब संघ और समवर्ती सूची जो है उनके ऊपर कोई भी कानून बना सकता है, राज्यसभा में भी ला सकते हैं बिल और लोकसभा में। धन और गैर धन विधेयक पेश और अधिनियमित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लोकसभा की शक्ति है ही है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ये लोकसभा की शक्ति नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। देखो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है राज्यसभा से, और उसके पीछे रीजन ये होता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, स्पीकर जो होता है, वो वास्तव में कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद जो है वो अमेरिका से लाए गए। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 384, अनुच्छेद 398। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 368। कई बार जिक्र होता है इनका। क्या होता है? देखो, ये जो लिया गया है संविधान संशोधन का प्रोसेस जो है वो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, दोनों में कोई बिल जाता है और वो पारित हो जाता है, तो ये 3 तरीके से होता है। एक तो साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत, संविधान का जो संशोधन है कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष बहुमत से पारित होते हैं, यानी कि 2/3 बहुमत से। और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का। जैसे मैं आपको इनका एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी कि उन्होंने भी पास कर दिया हो। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 122वां संविधान संशोधन था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जुलाई 2017 से जो लागू हुआ। क्या था? जीएसटी पहले लोकसभा में पास, फिर राज्यसभा में पास, जो कानून बन गया। उसके बाद 14 से अधिक राज्यों ने इसको पारित किया था। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर का जो प्रोविजन है। पहला, अगर कोई कानून ऐसा है जो नॉर्मली जो मेजोरिटी है उससे पास हो सकता है साधारण बहुमत से। फिर दूसरा ये विशेष बहुमत से, उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। जो संसद है उसके 2/3 बहुमत चाहिए। जैसे लोकसभा के 2/3 बहुमत हो गया और राज्यसभा का भी 2/3 बहुमत हो गया। ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत प्लस संसद पास कर दे तो आधे से अधिक राज्यों का उसमें समर्थन होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये अनुच्छेद 368 के तहत है, और ये लिए कहाँ से गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 10वीं अनुसूची। देखो, भारतीय जो संविधान बना था पहले, उस टाइम पे 8 अनुसूची थी। ठीक है, वर्तमान में अनुसूची है 12। अब स्टार्ट करते हैं 7वीं से। चलो, 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन है, संघ, राज्य, और तीसरी है समवर्ती। ठीक है, अगर मान लो ऐसा विषय जैसे विदेश, इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वो थोड़ी बनाएंगे। इसके ऊपर देश की संसद बनाएगी, यानी कि संघ, केंद्र सरकार बनाएगी। अब राज्य से संबंधित जैसे कृषि है, तो कृषि से संबंधित जो कानून है कौन बनाएगा? जैसे मान लो जेल है या स्थानीय पुलिस है, लोकल हरियाणा या पंजाब, ठीक है, उनमें कौन कानून बनाएगा? वो राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों। जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, दोनों के ऊपर कानून कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई विरोधाभास है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है ना वही माना जाएगा इनमें। ठीक है, ना कि राज्य वाला। अब ये हो गई 7वीं अनुसूची। 8वीं में 22 भाषाओं से रिलेटेड है। 9वीं, अब 8 अनुसूची थी, 1950 में लागू हुआ। तब 1951 में क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें भूमि अधिग्रहण, ठीक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है। क्या हुआ? जब देश आज़ाद हुआ, अब जब पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए।
अब ज़मीन ली जा सकती है तो जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो लैंड अक्वायर करेगी, ठीक है, भूमि का अधिग्रहण करेगी, उसके लिए कानून नहीं था, तो वो 9वीं अनुसूची में डाला गया। 10वीं अनुसूची ये 1951 की बात है, लेकिन ये 1986 में 85-86 में राजीव गांधी के टाइम में, राजीव गांधी जब पीएम थे उस टाइम पे लाया गया था दल बदल अधिनियम। अगर मान लो कोई पार्टी की कैंडिडेट है और वो जीत करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं मंत्री पद के लालच में या किसी और में, तो उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी पार्टी में सदस्य हैं 100 जीते, उनके अगर 33% से ज़्यादा किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। ठीक है, ये एक स्पेशल मेजोरिटी है इस एक्ट के। इसके अलावा और अगर दल बदल के संबंध में अयोग्यता का प्रश्न है तो संसद में है, अगर वो बंदा लोकसभा का है तो उसका फैसला करेगा लोकसभा स्पीकर, और विधानसभा है तो विधानसभा में करेगा विधानसभा स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा को पंजाब से अलग कर किस वर्ष एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? 1947? नहीं, ये तो उस टाइम की बात है ही नहीं। 1966, 1978, 1980? तो करेक्ट आंसर है 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब दो अलग राज्य बने थे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के तौर तरीकों की घोषणा करता है? 5 से 12 साल, 6 से 12 साल, 6 से 14 साल, 5 से 15 साल? करेक्ट आंसर है 6 से 14 साल। देखो क्या है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 2002 में। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, वो क्या थी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलवाएंगे स्टेट के अंदर। ठीक है, ये मूल कर्तव्य होगा, लेकिन इसमें एक अनुच्छेद 24 में ये फंडामेंटल राइट भी है, मूल अधिकार भी है। ठीक है, तो इसमें आएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान है वो घोषणा करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से रिट हैं? अब रिट क्या है देखो, एक क्यू वारंटो, मैंडेमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट, उपरोक्त सभी। देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी व्यक्ति या समूह के मूल अधिकार प्रतिबंधित होते हैं, उनका वायलेशन होता है, उनका शोषण होता है, तो उनके खिलाफ कोर्ट जाते हैं। ठीक है, न्यायालय में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो मेन है जहाँ पे रिट लगाई जा सकती है। या एक और भी बात है कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको बोलते हैं लोक हितवाद। इसको अच्छे से समझते हैं, लोक हितवाद क्या है। मान लो ताजमहल है, अब वो गवर्नमेंट की वो है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है ताजमहल से, उसमें क्या है, जैसे अगर मान लीजिए ताजमहल के आसपास जो इंडस्ट्री हैं उनमें क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उसमें ताजमहल की दीवार को नुकसान हो रहा है, तो कोई भी एक संस्था या कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, और ऐसा हुआ भी था। ठीक है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था और उसमें गए थे, और उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो आसपास की इंडस्ट्री है ताजमहल के पास में, उनको उनको या तो बैन किया जाए या उनमें ऐसा पोल्यूशन ना किया जाए जिससे ताजमहल को नुकसान हो। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती थी वहाँ पे, उसके कारण उसको ताजमहल को नुकसान हुआ था। ये ऐसे ही गंगा के पानी से रिलेटेड है, गंगा के पानी के शुद्ध करने से रिलेटेड भी केसेज है। तो ऐसे ही कोई जो पब्लिक से संबंधित है, या ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में नहीं जा सकता लेकिन उसके अधिकारों का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ कोई, उसके फेवर में कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, तो उसको बोलते हैं लोक हितवाद, PIL। और ये केवल और केवल कहाँ लगाई जा सकती है? ये सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत, अनुच्छेद 226। ये है लोक हितवाद। लेकिन ये रिट है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये है कि 24 घंटे में उसको नियरेस्ट किसी न्यायालय में, कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट किसी न्यायालय में पेश किया जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं किया जा सकता तो उसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। या कोर्ट
जो गिरफ्तार अरेस्ट करने वाला व्यक्ति है, अधिकारी है, उसको ये नोटिस देगा कि भाई इस व्यक्ति को पेश किया जाए, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये सारे रिट हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, मैंडेमस है। ठीक है ये सारे 5 प्रकार की रिट है। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो ये देखो पहले ही आ चुका, 10वीं अनुसूची। 11वीं में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। ठीक है, और ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां 73 1992, तब ये लागू हुआ था। 74वें में क्या हुआ था? ये हुआ था स्थानीय स्वशासन, शहरी शासन। ठीक है, और ये हुआ था 12वीं अनुसूची में। छठी में बात करें तो छठी में जो 7 स्टेट हैं पूर्व उत्तर के, उनसे संबंधित प्रावधान है। 7वीं में बताया ही था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों की शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो भाई कनाडा से लिया गया है भारत में संघवाद। ठीक है, यूएसए से बताया था मैंने, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार। ठीक है, और न्यायपालिका, जुडिशियरी सिस्टम। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मूल अधिकार, ये अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। इटली से कुछ नहीं लिया गया। कनाडा से संघ और राज्य। ठीक है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ। ठीक है, तो राज्यों का संघ है, लेकिन जो सबसे सर्वोच्च शक्ति जो होगी वो किसके पास होगी? संघ के पास, यानी कि केंद्र के पास में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ आप कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके अलावा अगर मान लो आप किसी अलग टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें।